Hey guys, this is Naman Mittal welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today the date is 9th of June 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. आज हमारे पास near about 6 articles हैं from the Hindu, one is there from Indian Express and one from PIB. In total we shall be seeing near about 8 articles. Going on to the front page of Hindu, there is news that High Court asked Manipur Speaker to keep 7 Congress MLAs out. So keeping all the political commentaries aside, we just need to focus upon the एंटी डिफेक्शन लॉ. यहां से हम एग्जांपल पिक करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के एक क्रिटिसिज्म का. तो एंटी डिफेक्शन लॉ का बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इज दैट देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द स्पीकर टू डिसाइड अपॉन द केसेस व्हिच आर पेंडिंग विथ हिम और हर. And since there is no stipulation of the time limit, it has been observed कि स्पीकर जनरली काफी टाइम तक ऐसे केसेस को अपने पास लेके रखते हैं और उस पर डिसीजन नहीं देते हैं. एंड इन द मीनवाइल legislators easily participate in the legislative proceedings and also vote, which they could not have had done if the speaker had taken decision on time. तो इस आर्टिकल में हमें यह देखने को मिलता है कि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर has intervened effectively and has asked the speaker to keep all the 7 Congress MLAs out of the legislative proceedings, ताकि वो वोट करके कोई भी legislative decision को डाइवर्ट ना कर सकें या उसे मिसडायरेक्ट ना कर सकें. अभी यहाँ पे बात हो रही है आरएस इलेक्शंस की, दैट इज द राज्यसभा इलेक्शंस, और मणिपुर में एक राज्यसभा की सीट होती है. तो ये 7 कांग्रेस एमएलए जो अब बीजेपी पार्टी में चले गए हैं, उनका वोट सिग्निफिकेंटली मैटर करता है इस राज्यसभा की एक सीट के लिए. सो इफ यू इंसिस्ट देन वी डेफिनेटली विल कवर द एंटायर एंटी डिफेक्शन लॉ इन डिटेल on a Cracknets initiative. For that you can let us know in the comment section below. For now you just need to take this news as an example to substantiate your point that how speakers do not act in a time bound manner, as in this case speaker has not taken decision since 2018. Now moving on to the next article, Rajasthan tops in job scheme. ये again सिर्फ एक example है जो आपको use करना है. You just need to know that Rajasthan has acted as a model state in the implementation of the MG Narega, where it has engaged the highest number of laborers in India. तो एज अ केस स्टडी अगर आपको कहीं पे रिप्रेजेंट करना है किसी स्टेट को, स्पेशली इन दी एमजी नरेगा, देन इट वुड बी राजस्थान. तो ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हमें पिक करने होते हैं न्यूज़पेपर से, बिकॉज ओनली एग्जांपल्स कैन गिव यू एज ओवर अदर्स इन द एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, हु इज अफ्रेड ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट. तो रिसेंटली हमने देखा था कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडी ने इंडिया की रेटिंग्स को डिक्रीज कर दिया है from BAA2 to BAA3, which is just above the junk category. तो ये लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है मूडी का, और इसके बाद जंक कैटेगरी आती है जिसमें इंडिया के फॉल होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इंडिया को मूडी ने नेगेटिव आउटलुक में रिटेन किया हुआ है. एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट अबाउट दिस डाउनग्रेडिंग ऑफ द रेटिंग वाज दैट द इंपैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बाय द मूडी. तो ये जो डाउनग्रेडिंग हुई थी, दिस वाज प्योरली डन ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हिच वाज लार्जली बिफोर द एडवेंट ऑफ द कोरोना वायरस इन इंडिया. साथ ही में मूडी ने कुछ प्रेडिक्शंस करे थे, लाइक पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का 84% के आसपास हो जाएगा इन 2021. And there are some other facts like combined fiscal deficit of center and states in India is near about 12%, and also the NPAs in India are near about 9%. तो इंडिया के पास अब ज्यादा फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के ऑल्टरनेटिव सोर्सेस बचे नहीं हैं. द ओनली सस्टेनेबल सोर्स which economists are betting upon now is the monetization of the deficit, जिसको हम layman's language में printing of the currency समझते हैं. तो इस आर्टिकल में बेसिकली printing of the currency और the monetization of the deficit की ही बात हो रही है कि why India should go for the monetization of the deficit now. तो monetization of deficit में बेसिकली होता ये है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को फंड करती है बाय बाइंग द ट्रेजरी बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं. Through this, government gets extra money which it uses for the further lending, whether be it in the infrastructure sector or through social sector schemes like MG Narega or even through the direct benefit transfers. But monetization of deficit का जो सबसे बड़ा criticism आता है, that is on the grounds of the inflation. It is said that monetization of the deficit leads to higher level of inflations in the economy. तो ये concern यहाँ पे valid है, but इसका मतलब ये नहीं है कि monetization of the deficit नहीं किया जाए. अभी के economic situations पे
अगर ध्यान दिया जाए, सो द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया एट प्रेजेंट इज बेसिकली डिमांड ड्रिवन. मतलब इंडिया में कंजप्शन स्लो डाउन है एंड सप्लाई साइड हैज नॉट मच टू डू विद द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन. तो आप सप्लाई एंड में कितना ही पुश करने की कोशिश करेंगे थ्रू द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और थ्रू द डायरेक्ट लिक्विडिटी पुश, इट वोंट बी ऑफ मच हेल्प बिकॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम टुडे इज ऑन द डिमांड साइड. लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और जिनके पास है दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड बिकॉज दे फील दैट द इकोनॉमी इज गोना फर्दर गो डाउन एंड दीज काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स आर पुटिंग इंडिया इनटू एन इकोनॉमिक रिसेशन काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो जब कंजप्शन ऑलरेडी डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो एक कंसर्न नहीं है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज दैट दिस इन्फ्लेशन वुड नॉट राइज टू सिग्निफिकेंट लेवल्स एंड सेकंड is that the inflation is required in the economy to boost it. The second option of the government is OMO, which is open market operations of the RBI. तो OMO और monetization of the deficit में बस ये difference है. OMO is a kind of temporary expansion in the central bank's balance sheet, whereas monetization of the deficit is more of a permanent expansion in its balance sheet. तो generally governments OMO prefer करती हैं over the monetization of the deficit और इंडिया में RBI ने already ओपन मार्केट ऑपरेशंस अभी कंडक्ट करे थे और दोनों ही इन्फ्लेशन को ऑलमोस्ट इक्वली अफेक्ट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट इज द बेस्ट सॉल्यूशन आउट हियर गिवन द कंडीशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इस आर्टिकल को आप एक क्विक रीड दीजिएगा बिकॉज इस आर्टिकल से आप ज्यादा पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, सेलिंग स्पेस. स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट स्पेस कमर्शियल कंपनी है ऑफ द यूएस, फाइनली लॉन्च्ड द स्पेसशिप दैट इज ड्रैगन थ्रू इट्स रॉकेट Falcon 9 to the ISS और the International Space Station. ये यूएस सॉइल में आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स हुआ था बिकॉज यूएस का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था वो 2011 में अबैंडन कर दिया गया था. उसके बाद से यूएस रशियन स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का यूज कर रहा था टू प्लेस इट्स सैटेलाइट्स इन द स्पेस एंड इट इज आफ्टर दीज 9 ईयर्स अ लॉन्च हैज टेकन प्लेस फ्रॉम द यूएस सॉइल. तो ये हमने बहुत अच्छे से स्टडी करा था फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव जब ड्रैगन स्पेसशिप का लॉन्च हुआ था टू द ISS. And this article is only for a quick revision as it has no additional point apart from what we have read few days back. तो मैं उसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूं. इफ यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स यू कैन डू इट बाय क्लिकिंग द लिंक और एल्स यू कैन रीड दिस आर्टिकल फॉर अ क्विक रिवीजन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल, फार्मर्स आर स्ट्रांग नॉट वल्नरेबल, दे नीड टू बी गिवन चॉइसेस. So this is an interview script wherein the expert opinions of the Agriculture Secretary of India are mentioned with respect to the recent agricultural reforms taken by the government of India through the Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0. तो ये आर्टिकल भी एक क्विक रिवीजन के लिए है जिसमें प्रोविजंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्डिनेंसेस व्हिच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन इफेक्ट. तो 3 मेजर एरियाज हैं एग्रीकल्चर के जहां पे रिफॉर्म्स अटेम्प्ट किए गए हैं. द फर्स्ट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 जिसमें से 6 कमोडिटीज को डीरेगुलेट कर दिया गया है which will bring in much required investment into the storage facilities and will modernize the storage infrastructure of India. Second is the APMCs wherein through Article 301 the government of India has allowed the trade and commerce of the agricultural commodities by bypassing the APMC's regulations and restrictions. And the third is contract farming. तो ये तीनों चीजें हम repeatedly देखते आए हैं और डिस्कस करते आए हैं. And you can go through this article for the quick revision of all these things that we already have discussed previously in the Atmanirbhar Bharat Abhiyan series and also when these ordinances were brought in. तो मैं दोनों वीडियोस की लिंक अगेन मेंशन कर देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में so that you can know about these reforms in detail if you are still not aware of them and can also revise all the dimensions of these reforms. Now let us move on to our next article. RBI moots comprehensive norms for sale of loans. So RBI has proposed a comprehensive set of norms for the sale of loans by the banks. तो जो भी loans standard, substandard और stressed हैं उनको banks sell out कर सकता है in the form of securities. So this is basically the securitization of the loans that has been allowed by the RBI through a standard set of norms. Securitization पहले भी allowed था but there were no set of norms or guidelines. So this is for
for the first time the RBI has come out with such sort of guidelines. तो securitization of loans का फायदा क्या होगा वो हम देख लेते हैं. The first is it will help banks to rebalance their exposures. Second, it will help banks to achieve the resolution of stressed assets. Then it will help in proper discovery of credit risk pricing, and it will also act as an indicator for the impending stress. तो securitization of loans के फायदे banks को तो होते ही हैं जैसे कि हमने देखा, but it is also beneficial for the borrowers. So those borrowers or companies which have strong fundamentals but are not able to service their loans due to many reasons, which may include policy disruptions, structural reforms attempted by the government, or the prevalence of a situation like we have today of coronavirus. तो इन चीजों के कारण कंपनीज बैंकक्रप्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड बैंक्स रिफ्यूज टू रीफाइनेंस सच कंपनीज. सो सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स के थ्रू ऐसी कंपनीज को भी हेल्प हो सकती है बिकॉज दे देन विल बी इन अ बेटर पोजीशन to mobilize their finances. So it's a win-win kind of a situation for both banks and the borrowers. So these guidelines released by the RBI are aligned with the Basel guidelines on securitization which came in 2018 and will be applicable to all the commercial banks, all financial institutions, NBFCs and small finance banks. तो ये आर्टिकल मैं अगेन यही बोलूंगा कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इसको रीड करिएगा by just understanding the crux and the gist of the guidelines कि उसके क्या फायदे हैं to both the banks and the borrowers. So this article was the last article from Hindu and now we shall quickly see our article from the Indian Express. Why Delhi quakes aren't a signal? So Delhi region में काफी ज्यादा quakes देखने को मिल रहे हैं and in the past 2 months it has been observed that 11 minor earthquakes have taken place. So ऐसा predict किया जा रहा है कि all these earthquakes are a signal for a big earthquake which is impending. तो इस आर्टिकल को हम disaster management और पेपर 1 ज्योग्राफी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे by staying within the contours of this article given out here. So what are the major reasons behind this increased seismicity around Delhi? The first point out here is that this seismic activity in and around Delhi is not at all unusual, as Delhi and surrounding regions usually experience between 2 and 3 earthquakes of magnitude 2.5 and above every month. तो ये एक usual activity है of that particular region और ये कोई एक increased seismicity का indication नहीं है. The second reason is that there are more number of detectors in Delhi as compared to the other regions. तो इंडिया में टोटल 115 डिटेक्टर्स हैं जिसमें से 16 डिटेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रीजन में हैं जिसके कारण एक स्मॉल सीस्मिक एक्टिविटी भी कैप्चर हो जाती है बाय दीज डिटेक्टर्स एंड देन दैट कम्स इनटू न्यूज़. सो आर ऑल दीज स्मॉल शॉक्स एन इंडिकेशन ऑफ अ बिगर इम्पेंडिंग अर्थक्वेक? To answer this question, we need to understand the concept of the foreshocks. तो ये सारे जो छोटे छोटे seismic activities हमें देखने को मिल रही हैं, they cannot be called as foreshocks because foreshock is a concept which is applied in the hinge site. मतलब एक bigger earthquake जब आ जाएगा उसके बाद ही ये confirm हो सकता है कि ये जो सारे seismic activities थी of the smaller magnitude, these were foreshocks. So it's kind of a concept which is applied in a retrospective manner and is usually used to define the पोस्ट इवेंट डेफिनेशंस. तो ये सारी सीस्मिक एक्टिविटीज को हम फोरशॉक्स नहीं बोल सकते हैं जब तक कोई एक बिगर अर्थक्वेक हमें देखने को नहीं मिलता है. और अगर हम बिगर अर्थक्वेक की बात करें तो डेफिनेटली साइंटिस्ट काफी टाइम से ये प्रेडिक्ट करते आए हैं कि हिमालयन रीजन वेयर द एक्चुअल टेक्टोनिक एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस एज देयर इज एन एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स बिटवीन द पेनिनसुलर इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड एंड इज टू बी रिलीज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक एज नो वोल्केनिक एक्टिविटी कैन टेक प्लेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द सबडक्शन आउट हियर ऑफ ईदर ऑफ द प्लेट्स. तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना अर्थक्वेक को थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इतना प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेटेड है विच डेफिनेटली विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 और अबव. तो ये अर्थक्वेक कब आएगा ये कोई नहीं बोल सकता है और ना ये सर्टेनिटी है कि ये अर्थक्वेक आएगा, but there are high chances that this earthquake can take place. तो क्या ये small seismic activities जो अभी हम देख रहे हैं ये इस impending earthquake को further delay कर सकती हैं या इसे prevent कर सकती हैं? To answer this question, we need to understand that magnitude of the earthquake is calculated on a logarithmic scale. मतलब दो magnitudes के बीच में difference काफी ज्यादा होता है. For example, an earthquake of magnitude 6 and an earthquake of magnitude 7, इन दोनों के बीच में difference 32 times का है. That is the earthquake of 7 magnitude
is 32 times more stronger than the earthquake of 6 magnitude, and same is the case with the magnitude 8, which is 1000 times more intense than the 7 magnitude. और जो अभी हम seismic activities देख रहे हैं, they are of very low magnitude. तो ऐसी near about 1000 seismic activities लगेंगी to release the energy equivalent to the earthquake of magnitude 4. तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो impending big earthquake की हम बात कर रहे हैं वो इन छोटी seismic activities से unaltered and undisturbed है. These kind of activities will have no effect on the impending bigger earthquake which the scientists are predicting along the Himalayan belt. So these are some of the points mentioned in this article, and you should give this article a careful reading. Now let us quickly see our last article from the PIB. Indian Air Force inducts इंडिजीनियस एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन. तो इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजीनियसली रेस्क्यू पॉड को डिजाइन, डेवलप एंड इंडक्ट करा है, विच हैज बीन नेम्ड एज अर्पित, दैट इज एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन. इसको यूटिलाइज किया जाएगा टू इवैक्यूएट द क्रिटिकल पेशेंट्स फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, isolated and remote places. So Arpit has been made using only indigenous materials, thereby giving push to the self-reliant India or the Atmanirbhar Bharat. This article is important from the prelims perspective and you just need to know about the Arpit. This article being the last article of the day, guys, we shall wrap up the daily news nuts of the day. Post your suggestions, doubts, queries in the comment section below. Keep learning, guys. Thank you.